नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने प्रारंभिक अवस्था में भाषा की क्या प्रकृति थी इसके विषय में चर्चा की थी। अब अपन भाषा की विशेषताओं को देख रहे हैं कि भाषा की मूल विशेषताएं क्या है, भाषा किस प्रकार की होती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र की पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है, किंतु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि नहीं समझ सकेगा और न ही बोल सकेगा। फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास के हिंदी समझ सकता था और बोल सकता था। कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ के अस्पताल में लगभग 12 वर्ष का एक लड़का लाया गया जो मनुष्य की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई भेड़िया बहुत पहले ही उठाकर ले गया था। तब वह उसी भेड़िए के साथ रहा तो उसमें भी सभी आदतें भेड़िए की थी। उसके मुंह से निःसृत ध्वनि भी भेड़िए से ही मिलती जुलती थी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की तरह बोलता, लेकिन गूंगा नहीं रहता। भाषा की दूसरी विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। ऊपर के दोनों उदाहरणों से हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी प्रकार भेड़िए का साथी लड़का एक और वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका और दूसरी ओर भेड़िए के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि को कुछ रूपों में अर्जन कर सका। तो इससे ये स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है और इसीलिए यह पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। ये भाषा की तीसरी विशेषता है कि भाषा आदि से लेकर अंत तक सामाजिक वस्तु है। हम भाषा को अर्जित संपत्ति कह चुके हैं, तो प्रश्न यह है कि व्यक्ति उस संपत्ति का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है और उसका विकास समाज में हुआ है और उसका अर्जन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। इसीलिए वह एक सामाजिक संस्था है। यूँ अकेले में हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किंतु वह भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जा रही है। चौथी भाषा की विशेषता है कि भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु वह उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो वह समाज और परंपरा ही है। पांचवीं भाषा की विशेषता है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ऊपर की बातों में भाषा के अर्जित एवं समाज साक्षेप होने की बात हम कह चुके हैं। यहाँ अर्जन की विधि के संबंध में इतना और कहना है कि भाषा को हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध कहती है, वह सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा को सीखने में भी उसी गुण का उपयोग करता है। छठी जो विशेषता है वो है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है।
यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए। उसका लिखित रूप तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे पीछे चलता है। यह मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती। अनुकरण प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण नहीं है। अनुकरण का पूर्ण या ठीक न होना कई बातों पर आधारित है। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भाषा के दो आधार हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। परिवर्तन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती है जैसा कि उसकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना। ये साधारण और छोटी छोटी विभिन्नताएं ही भाषा में परिवर्तन उपस्थित करती है। इसके अतिरिक्त प्रयोग से, घिसने और बाहरी प्रभावों से भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार भाषा प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। सातवीं जो भाषा की विशेषता है वह है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जो वस्तु हम बनाकर कहते हैं कि भाई ये पूर्ण हो गई, ये इसका अंतिम स्वरूप है, पर भाषा के विषय में यह बात नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात वह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का ये अमुक रूप अंतिम है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और अस्थिरता ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता उस भाषा के लिए मृत्यु है। तो आज अपन ने भाषा की ये 7 विशेषताएं देखी। पहला, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा, भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। चौथा, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा चिर परिवर्तनशील है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।